नमस्कार। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ जी। और खास तौर पर हमारा जो नजरिया रहेगा वो होगा यूपीपीएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस और एसआई जैसे एग्जाम्स का। बिल्कुल। हमारे पास जो ये नोट्स हैं इनका मकसद ही यही है कि इतिहास के विशाल सागर से वो सबसे जरूरी मोती निकालें जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और इन नोट्स में एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कौन सी? कि यूपी का इतिहास तो भारत के इतिहास का इंजन रहा है। इंजन? हाँ, ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। है ना? तो चलिए आज इसी इंजन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। हाँ। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। नोट्स में सबसे पहले महाजनपद का जिक्र है। हाँ। और ये पढ़कर मैं तो हैरान रह गया कि भारत के 16 महाजनपदों में से 8 अकेले उत्तर प्रदेश में थे। मतलब आधे? हाँ। और यही बात यूपी को प्राचीन भारत का इंजन बनाती है। अच्छा। सोचिए, इसका मतलब ये है कि उस जमाने की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर थी उसका सेंटर गंगा का मैदान था और यूपी उसका दिल था। सही बात है। जमीन उपजाऊ, नदियां। बिल्कुल, व्यापार के रास्ते। इसीलिए सबसे शक्तिशाली राज्य यहीं पनपे। लेकिन एग्जाम में जो मुश्किल सवाल आता है वो है इनकी राजधानियों को लेकर। मैच द फॉलोइंग। एग्जैक्टली। और यहीं पर ये नोट्स बहुत काम आते हैं। इनमें कुछ कमाल की देसी ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, मैंने देखी। इन राजधानियों को याद करना तो हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। तो क्या है वो ट्रिक्स? चलिए एक एक करके देखते हैं। ये ट्रिक्स कहानी बनाती हैं और कहानियां याद रह जाती हैं। ठीक है। तो पहली ट्रिक है मल महाजनपद की। राजधानी थी कुशीनगर। ट्रिक है कुश्ती कौन लड़ता है? मल यानी पहलवान। बस, तो मल से कुश्ती और कुश्ती से कुशीनगर। अरे वाह, ये तो सीधा कनेक्शन है। इसके बाद है काशी की वाराणसी। हाँ, ये तो इतनी मशहूर है कि इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ये तो सबको पता है। लेकिन अगला वाला वत्स, राजधानी कौशाम्बी, इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए ट्रिक है जैसे कोई माँ अपने बेटे से कह रही हो। अच्छा। वत्स मतलब बेटा, कोसों दूर मत जाना। वत्स से कौशाम्बी, कमाल है। फिर आता है शूरसेन, राजधानी मथुरा। इसकी ट्रिक है शूरवीर श्री कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के। शूरसेन से शूरवीर कृष्ण, ये तो वाकई बहुत आसान बना देता है ना? मेरी पसंदीदा ट्रिक तो पांचाल वाली है। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, जो आज का बरेली का इलाका है। हाँ, और ट्रिक है पांचाली मतलब द्रौपदी की आंखों में सुरमा था, और सुरमा बरेली का मशहूर है। ये शानदार है। इसमें इतिहास, भूगोल और लोकल कल्चर सब कुछ आ गया। बिल्कुल। इसी तरह कौशल की राजधानी श्रावस्ती के लिए ट्रिक है असली कौशल बस्ती बसाने में है। कौशल से कौशल, श्रावस्ती से बस्ती, बहुत बढ़िया। और चेदी की राजधानी शुक्तिमती के लिए है चांदी की शक्ति। चेदी से चांदी, शुक्तिमती से शक्ति, और आखिर में कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ दिल्ली का इलाका, ये तो महाभारत की वजह से सबको याद ही रहता है। तो इन ट्रिक से 8 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद हो गई। लेकिन प्राचीन इतिहास में सिर्फ यही तो नहीं है। नहीं। अशोक के अभिलेखों का भी जिक्र है, और वहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। आप प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं? हाँ। जब मैं तैयारी कर रही थी तो ये सवाल हमेशा मुझे फंसाता था। बताइए इसके बारे में। देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। हाँ। ये लिखी तो गई है समुद्रगुप्त की तारीफ में, उनके दरबारी कवि हरिशेन ने। जी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे अशोक के ही एक पुराने स्तंभ पर खुदवा दिया गया जो प्रयागराज में है। अच्छा, तो एग्जाम में ऑप्शन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों होते हैं और लोग गलती कर देते हैं। बिल्कुल। तो याद रखना है, पत्थर अशोक का पर तारीफ समुद्रगुप्त की। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। और दूसरा जिक्र है सारनाथ का। हाँ, सारनाथ हमें सीधे आज के भारत से जोड़ता है। हमारा जो राजकीय चिन्ह है, 4 शिरों वाला स्तंभ, वो यहीं सारनाथ से लिया गया है। ये दिखाता है कि हजारों साल पुराना इतिहास आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। सही बात है। और इसी दौर में यूपी बुद्ध और महावीर की कर्म भूमि भी बना। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सब बौद्ध और जैन धर्म के बड़े केंद्र थे। हाँ, तो यूपी सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक वैचारिक इंजन भी था। तो प्राचीन काल में यूपी सत्ता और विचारों दोनों का केंद्र था। लेकिन क्या ये रुतबा मध्यकाल में भी बना रहा? नोट्स हमें 2 ऐसे शहरों की कहानी बताते हैं जो इस दौर की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। एक शिक्षा का केंद्र और दूसरा सल्तनत का। बिल्कुल।
पहले बात करते हैं जौनपुर की। इसकी स्थापना 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। लेकिन जौनपुर की असली पहचान तो शर्की सुल्तानों के दौर में बनी। हाँ, और यहीं पर वो मशहूर नाम आता है, शिराज़े हिंद, यानी भारत का शिराज। जी, पर शिराज तो ईरान का एक शहर है। जौनपुर को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? क्या ये उस जमाने का कोई IIT या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कुछ था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, शर्की सुल्तानों के दौर में जौनपुर इस्लामी शिक्षा, कला और वास्तुकला का इतना बड़ा केंद्र बन गया था कि उसकी तुलना ईरान के सांस्कृतिक केंद्र शिराज से होने लगी। मतलब पूरे भारत से लोग वहां पढ़ने आते थे? दूर दूर से विद्वान और छात्र यहाँ आते थे। यहाँ की अटाला मस्जिद, जिसे इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था, आज भी उस दौर की शान की गवाह है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी दी गई है। शर्की राजा अट्टालिका में रहते थे। अट्टालिका यानी ऊंची इमारत। हाँ, अट्टालिका से अटाला, ये बढ़िया है। तो जौनपुर था शिक्षा का केंद्र। अब बात करते हैं सत्ता के केंद्र की। आगरा। हाँ, आगरा। जब हम आगरा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सीधे ताजमहल और मुगल आते हैं। बिल्कुल। लेकिन नोट्स एक बहुत जरूरी तथ्य पर जोर देते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और वो ये कि आगरा शहर की स्थापना मुगलों ने नहीं की थी। अरे, ये तो नई बात है। इसकी स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। लेकिन ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्या इससे मुगलों के आगरा को लेकर हमारा नजरिया बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। ये हमें उस दौर की स्ट्रैटेजी को समझने में मदद करता है। कैसे? सिकंदर लोधी ने आगरा को इसलिए अपनी राजधानी बनाया ताकि वो ग्वालियर और राजस्थान के राजपूत राजाओं पर नजर रख सके। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, एक सैनिक छावनी की तरह। एग्जैक्टली। बाद में जब बाबर आया तो उसे एक बनी बनाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गई और उसने इसे अपनी राजधानी बना लिया। तो कह सकते हैं कि आगरा की नींव लोधी ने रखी, लेकिन उसे आलीशान मुगलों ने बनाया। बिल्कुल। और ये बारीकियां ही एग्जाम में रैंक तय करती हैं। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। तो सल्तनत से मुगल काल तक सत्ता का केंद्र दिल्ली और आगरा के बीच घूमता रहा। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इन नोट्स के मुताबिक सबसे जरूरी है। आधुनिक इतिहास। हाँ, आधुनिक इतिहास। कहा गया है कि यूपी पुलिस और टीचर भर्ती जैसी परीक्षाओं में 90% सवाल यहीं से आते हैं। हाँ, और यहाँ हमें दो तरह की लहरें दिखती हैं। एक तरफ 1857 जैसा सशस्त्र विद्रोह था और दूसरी तरफ कांग्रेस के अधिवेशनों जैसा संगठित राजनीतिक आंदोलन। और कमाल की बात यह है कि दोनों का ही केंद्र यूपी था। शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। तारीख और जगह तो हरट लेनी चाहिए। 10 मई 1857, मेरठ। हाँ, नोट्स में यह साफ लिखा है कि चिंगारी मंगल पांडे ने बैरकपुर में पहले ही लगा दी थी, लेकिन एक संगठित विद्रोह की आग मेरठ की छावनी से भड़की। और उत्तर प्रदेश इस आग का केंद्र था। नोट्स में नेताओं और उनके केंद्रों की एक लिस्ट है जो मैच द फॉलोइंग सवालों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सबको पता है। हाँ, ये तो कॉमन है, लेकिन एग्जाम में अक्सर दूसरे नाम पूछे जाते हैं। जैसे कानपुर में नाना साहब। हाँ, इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं ताकि नाम याद रह जाए? जरूर। नाना साहब का असली नाम धोंधू पंत था। वो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अच्छा। और अंग्रेजों ने उनके पिता की पेंशन बंद कर दी थी, तो उनका गुस्सा निजी भी था और राजनीतिक भी। समझ गया। इसी तरह इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, मथुरा में देवी सिंह और कालपी में तात्या टोपे। ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी सशस्त्र विद्रोह की लहर। अब बात करते हैं दूसरी लहर की, संगठित राजनीतिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। हाँ, यूपी में आजादी से पहले कुल 9 अधिवेशन हुए, पर नोट्स 3 पर फोकस करने को कहते हैं। पहला है 1925 का कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और यहाँ खास बात यह है कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। ये पहली भारतीय महिला वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे पहले एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, पर वो आयरिश थी। बिल्कुल, इसे याद रखने की ट्रिक भी दी है, कानपुर की बेटी। हाँ, ये बात अलग है कि वो हैदराबाद से थी, पर ट्रिक से कानपुर अधिवेशन से जोड़ना आसान हो जाता है। दूसरा है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन तो बहुत ही ऐतिहासिक है। हाँ, 2 बड़ी वजहों से। एक, कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, फिर से एक हो गए। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मशहूर लखनऊ पैक्ट हुआ। जी, जो आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी कोशिश थी। और तीसरा है 1946 का मेरठ अधिवेशन। अध्यक्ष थे
जेबी कृपलानी। ये आजादी से ठीक पहले का आखिरी अधिवेशन था और इससे जुड़ा एक सवाल और पूछा जाता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। और जवाब यही है, जेबी कृपलानी। तो ये दिखाता है कि यूपी सिर्फ बगावत का ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक दिशा तय करने का भी केंद्र था। बिल्कुल। विद्रोह और राजनीति के अलावा नोट्स में 3 और घटनाओं का जिक्र है जिन्होंने पूरे देश की आजादी की लड़ाई पर असर डाला। सबसे पहले चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922, गोरखपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान। हाँ, जब प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने गुस्से में पुलिस थाने में आग लगा दी तो इस हिंसा से दुखी होके गांधी जी ने इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन वापस ले लिया। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा। इसके ठीक 3 साल बाद एक और बड़ी घटना हुई, काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925 को, लखनऊ के पास। हाँ, और मैंने देखा कि नोट्स में इसे कांड नहीं एक्शन लिखा गया है। इसका क्या महत्व है? ये नाम का बदलाव सोच को दिखाता है। मतलब? कांड शब्द सुनने में एक नेगेटिव क्रिमिनल घटना लगती है, जैसा अंग्रेज इसे दिखाना चाहते थे, जबकि एक्शन शब्द से रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों का एक सोचा समझा वीरतापूर्ण कदम बताता है, जिसका मकसद क्रांति के लिए धन जुटाना था। बिल्कुल। ये औपनिवेशिक नजरिए को बदलकर राष्ट्रवादी नजरिए को अपनाना है। मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। और आधुनिक इतिहास की आखिरी महत्वपूर्ण घटना है चंद्रशेखर आजाद की शहादत। 27 फरवरी 1931 प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। उनका प्रण था कि वो कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने वो निभाया। बिल्कुल। इन घटनाओं का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। चौरी चौरा 1922, काकोरी 1925 और आजाद की शहादत 1931। हाँ, ये क्रोनोलॉजी वाले सवालों में बहुत काम आता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन नोट्स का निचोड़ निकालें तो यूपी के इतिहास की कहानी सत्ता के केंद्रों का बदलना है। ये एक अच्छा तरीका है देखने का। प्राचीन काल में ये शक्ति महाजनपदों में थी, मध्यकाल में जौनपुर और आगरा में आई, और आधुनिक काल में ये शक्ति मेरठ, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में आम लोगों के विद्रोह और राजनीतिक आंदोलनों में चली गई। सही कहा ना? ये एक बेहतरीन सारांश है। आपने सभी तथ्यों को एक कहानी में पिरो दिया है। शुक्रिया। अगर कोई परीक्षार्थी सिर्फ इन मुख्य घटनाओं और उनके पीछे के क्यों को समझ ले तो वो ज्यादातर सवालों को हल कर सकता है। जैसे 1857 की शुरुआत मेरठ से क्यों हुई, आगरा को लोधी ने क्यों बसाया, या जौनपुर को शिराजे हिंद क्यों कहा गया। तो ये थी उत्तर प्रदेश के इतिहास की एक तेज और असरदार पड़ताल, खास तौर पर यूपी के सरकारी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। और यहाँ असली मूल्य सिर्फ तथ्यों को रटने में नहीं बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को समझने में है। सही बात है। ये समझने में है कि इतिहास कैसे एक नदी की तरह बहता है जिसमें हर मोड़ का पिछले मोड़ से कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। जाते जाते एक विचार, इन स्रोतों ने हमें बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश भारत के इतिहास का इंजन था। जी। चाहे वो महाजनपदों का केंद्र हो, सल्तनत काल में शिक्षा का गढ़ हो या फिर आजादी की लड़ाई का मैदान। जरा सोचिए, आज के समय में उत्तर प्रदेश